So hello and welcome everyone. Welcome to this particular video. जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के 2020 का 2022 का जो एग्जाम है वो पास आ रहा है और लगभग अब 75 डेज बचे हुए हैं, 75 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, परीक्षा की रणनीति क्या होना चाहिए तैयारी करने की। यूपीएससी प्रीलिम्स में यूपीएससी जो रहता है वो कुछ सर्टेन काइंड ऑफ स्किल सेट को देखता है। प्रश्नों की जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के लेवल पे, तो सर्टेन काइंड ऑफ स्किल सेट को यूपीएससी का एग्जामिनेशन टेस्ट करता है जब आपकी एक्चुअल परीक्षा होती है। ये वीडियो उस बारे में है कि वो सर्टेन काइंड ऑफ स्किल सेट कौन से हैं। ये वीडियो उस बारे में है कि कौन कौन सी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं और हमें उनको गलत करने से बचना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको जैसा कि पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो किसी भी क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमें एक प्रकार की श्योरिटी होना चाहिए। जब मैं पिछले अपने एक्सपीरियंस में जो ऑल इंडिया रैंक 10 सत्यम गांधी से भी मिला था, तो उनसे मेरी 1 डेढ़ घंटे की डिस्कशन हुई थी। और उस डिस्कशन में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पिछली साल कोविड आया था और एग्जाम की जो डेट है वो मई में पता लगा था कि 5 जून को एग्जाम, मतलब मई में पता लगा था कि जून में एग्जाम नहीं होगा और अक्टूबर के लिए एग्जाम पोस्टपोन हो चुका था। तो इस मेरी सत्यम गांधी जब उनकी यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई हुई और जब मैं उनसे मुलाकात करा, तब उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मुझे बताई थी। और मुझे लगता है कि इस समय वो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो 2022 के लिए अपीयर कर रहा है उसके लिए भी रेलेवेंट होगी। 120 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट, ऑलमोस्ट 120 मॉक टेस्ट उन्होंने अपनी प्रीलिम्स के पहले सॉल्व करे थे। नाउ 120 मॉक टेस्ट इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। 120 मॉक टेस्ट का मतलब है 12,000 क्वेश्चंस। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 12,000 क्वेश्चंस को प्रीलिम्स के लिए सॉल्व कर लेते हो तो बहुत हद तक आपका प्रीलिम्स का ना निकलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। मतलब 12,000 क्वेश्चन विल प्रिपेयर यू फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है टेस्ट सीरीज की। और आप लोगों अगर किसी भी सीनियर से पूछोगे, किसी भी टॉपर से पूछोगे, किसी भी एजुकेटर से पूछोगे, तो टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आज हमसे मेरा मतलब है मैं और अभिषेक श्रीवास्तव सर, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों को पता होगा कि हम हेलो एवरीवन। आप लोगों को पता होगा कि हम दोनों ही हिस्ट्री को पढ़ाते हैं। और शायद पास्ट में आपने हमारी काफी सारी वीडियोस को भी, जैसे कि नॉलेज फाइट स्पेशल क्लासेस में भी देखा होगा। तो सर आज हम बात करने के लिए आए टेस्ट सीरीज के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। और मैं बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस लाया हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन सर कि मैंने देखा कि बच्चे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एनालिटिक्स केवल अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज में ही आ सकते हैं, क्योंकि पूरा ऑनलाइन हमारा टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। तो मैंने देखा कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें बच्चों ने 36 सेकंड का समय लिया और 35% एक्यूरेसी थी। मतलब 36 सेकंड में बच्चों ने अटेम्प्ट करा और 65% बच्चों ने गलत कर दिया। मतलब उन्हें लग रहा था कि बहुत आसान सवाल है। मतलब उन्हें लग रहा था कि बहुत ही आसान सवाल है, बट एक्चुअली वो आसान सवाल नहीं था, मस्ट बी अ ट्रैप। हाँ, हाँ। राइट, तो काफ़ी जो है यूनिक डिस्कशन है ये, और मतलब आई एम आल्सो वेरी मच एक्साइटेड टू सी कि हम कौन-कौन से टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह के जी, सवाल डिस्कस जी, करने वाले हैं। जी। एंड आपने बिल्कुल सही कहा कि अनअकैडमी पे हमें देखने को मिलता है कि हर सवाल में एक्यूरेसी क्या है, कितनी देर में लोगों ने सवाल अटेम्प्ट किया। तो दैट टेल्स अस अबाउट आवर प्रिपरेशन एज़ वेल, कि हम कितना स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में। अगर हमने हो सकता है कि 35 सेकंड में किया, 20 सेकंड में किया, बट गलत कर दिया, दैट मीन्स हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, दैट मीन्स कि हमें लग रहा था कि ये तो अपना टॉपिक है। बट हाँ, दैट वाज़ अ पिटफॉल, दैट वाज़ अ ट्रैप, राइट? तो ये हुँ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं, वेरी एक्साइटेड, देखते हैं जी। सवालों को कि कैसा है ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं एक छोटा-सा वो बताना चाहूँगा कि जब हम अनअकैडमी पे किसी भी टेस्ट सीरीज़ को बनाते हैं, तो हम बनाते कैसे हैं उसको? तो हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है, वो 7-8 स्किल सेट को देखता है और ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्किल सेट है। बेसिक नॉलेज को देखते हैं वो, आपसे आर्टिकल 21 के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट टू प्राइवेसी। वो आप सभी लोग लगभग जानते होंगे कि आर्टिकल 21 इज़ रिलेटेड राइट टू प्राइवेसी। वो निजता के अधिकार से रिलेटेड है।
कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 8 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन लॉन्च हुआ था, तो ये बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन है कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था, राइट? कभी-कभी यूपीएससी के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहां पे यूपीएससी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को देख रहा होता है, कभी-कभी कॉमन सेंस को देख रहा होता है। कॉमन सेंस से भी बाय द वे आप कुछ क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। वो लगेंगे आपको डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उसमें कॉमन सेंस लगाओगे, यू कैन इजीली क्रैक देम। मेंटल अलर्टनेस, कभी-कभी बच्चे ऐसा होता है माइकल और डायर और रेजिनेल्ड डायर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था और गोली चलाई किसने थी जलियांवाला बाग में। तो मेंटल अलर्टनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिसाइसनेस बहुत जरूरी होती है यूपीएससी के एग्जाम में। सेंट जेवियर की डेथ, सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था इस बार कि सेंट जेवियर की डेथ चाइना में हुई थी, उनकी कब्र गोवा में है। तो ये तो इस लेवल की प्रिसाइसनेस जब देखी जाती है तो यूपीएससी में मतलब मुझे लगता है सर टेस्ट सीरीज में आप इतनी गलतियां कर देते हो, ऐसी इतनी गलतियां कर देते हो, इतनी गलतियां कर देते हो कि फिर एक्चुअल एग्जाम में आप पूरा प्रिपेयर्ड होके जाते हो। और इस पे आप बताइए सर। नहीं, नहीं, बिल्कुल मतलब वो जो है अगर जिनको पता भी होगा उनके बारे में, जिनको पता है कि उनकी कब्र यहाँ पे है, नोबडी विल थिंक कि हाँ, यहाँ पे डेथ नहीं हुई होगी, डेथ कहीं और हुई होगी। तो दैट वाज़ अ गुड ट्रैप एंड दैट्स अबाउट प्रिसिशन कि हाँ, अगर आपको प्रिसाइज़ली नहीं पता है कई बारी, तो जो है आप उस ट्रैप में फँस जाते हो और वो सवाल गलत कर बैठते हो। और एक सवाल सिर्फ 2 नंबर लेके नहीं जाता, प्लस नेगेटिव मार्क भी लेके चला जाता है। तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली जो है गो थ्रू ईच ऑफ द ऑप्शंस एंड ऑल। तो आइए देखेंगे, सवालों को देखेंगे। या शुरू करें सर? यस यस श्योर। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्विज़। ओके, चलिए पहला सवाल सर। तो पहला सवाल सर इसमें 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 है क्या बेसिकली कि 100 सेकंड बच्चे ने लिए, 120 सेकंड 120 मिनट का एग्जाम होता है। रफली बच्चे को 1 मिनट या 80 सेकंड के आसपास लेना होता है, तभी वो पूरे उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। यहाँ पे जो सेकंड से वो लगभग 100 सेकंड लिए, जो कि डिसेंट है। मतलब बच्चे ने सोचा उसके बाद भी 36% बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाए। अब ये हम देखना चाहते हैं कि हिस्ट्री में मुझे काफी जिज्ञासा है कि ऐसा क्या हो गया इसमें। तो सर एक एक करके पहला स्टेटमेंट आप लीजिए, दूसरा मैं लेता हूँ। ओके, तो देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, पहले सवाल पढ़ते हैं। कि सवाल है कि विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी बाय अ रॉयल चार्टर। ओके, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, यस ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है मुझे कि हाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हुआ था। प्लस हमें यह पता है कि बहुत सारे चार्टर एक्ट आए हैं, यानी रिन्यूअल हो रहे थे, यानी कोई चार्टर उनको इशू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। फर्स्ट रीडिंग में मैं कहूंगा कि हाँ ये सही स्टेटमेंट है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, इट वाज गिवन अ मोनोपोली ऑफ ऑल ट्रेड फ्रॉम इंग्लैंड टू द ईस्ट। अब यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात नहीं हो रही है। तो टाइम फ्रेम की अगर बात नहीं, तो हमें पता है कि 1813 में एक एक्ट आएगा जो कहेगा उनकी मोनोपोली खत्म हो रही है। तो दैट मीन्स मोनोपोली भी रही होगी, तो मेरे हिसाब से फिर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है यहाँ पे। ओके, तीसरा स्टेटमेंट, सर थॉमस रो वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू अराइव इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, देन देन एम्परर ऑफ इंडिया। नाउ अगर हमें थोड़ी सी स्टोरी याद है तो हमें याद आएगा कि जो है विलियम हॉकिंस सबसे पहले आए थे, पोर्चुगीज ने रोका भी था, राइट, बट ही मैनेज टू गो टू द कोर्ट। तो पहले विलियम हॉकिंस का आना जो है जहांगीर के कोर्ट में, उसके पहले जो है एक और पर्सन आए थे, बट वो अकबर के कोर्ट में आए थे। तो जहांगीर के कोर्ट में पहले थॉमस रो का आना, ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है और ये गलत है। थॉमस रो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी विलियम हॉकिंस। तो जो है मैं कहूंगा कि 1 और 2 सही होना चाहिए, 1 और 2 शुड बी द राइट आंसर। बट आई एम अज्यूमिंग कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में, क्या वो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। आई एम अज्यूमिंग कि मोनोपोली काफी हद तक जो है बच्चे समझ वो पाए तो होंगे सर कि क्लियर होना चाहिए। मतलब हाँ, अगर अगर बच्चे इसमें थर्ड स्टेटमेंट को चूज करेगा, हाँ। क्योंकि सेकंड तो सही होगा, तो अच्छा, ये थर्ड अगर आप पकड़ ले जाओ ना, तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन थर्ड से तो बाहर है, एलिमिनेट करके हाँ भी निकल सकते हो हाँ आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस वाज अबाउट बेसिक नॉलेज जो है कि बेसिकली जो है आपको अगर इतना आपने पढ़ा है तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए थी। थॉमस रो वाज वेरी प्रोमिनेंट। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सब जो बच्चे आपको दिख रहे हैं जिन्होंने ये पेपर दिया, ये काफी समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये इसको अटेम्प्ट किया है। तो काफी अभ्यास करने के बाद भी कभी कभी हम ह्यूमन एरर्स कर देते। जैसे जब मैं अपनी लाइव क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक फ्रीक्वेंट गलती मैंने जो बच्चों को करते हुए देखा है, अन अकेडमी पे जो पोल फीचर होता है हम पोल को ऑन कर देते हैं, तो लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, और वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट करके उसको वो कर लेते हैं। फास्टेस्ट सिंगर खेलने लग जाते हैं। एग्जैक्टली सर, मतलब थॉमस रो अगर आपने 100 सेकंड लिए हैं तो कायदे से फिर वो गलत नहीं होना था। अगर आपने यहाँ पे 30 सेकंड का समय लिया होता और फिर एक्यूरेसी रेट कम होती तो मैं समझ जाता
कि भाई यहाँ पे जल्दी-जल्दी के चक्कर में गलत हो गया, लेकिन अभिषेक सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सर थॉमस लो जहांगीर के कोर्ट में नहीं, सबसे पहले नहीं, पहले वो अंग्रेज नहीं थे जो कोर्ट में आए थे, बट इट वाज़ विलियम सॉकिन। और इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि ये 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल भी केबीसी में पूछ लिया गया था। सर कि वो कौन से जहाज में आए थे? तो तो हेक्टर नाम का जहाज था। हालाँकि 1 करोड़ वाला क्वेश्चन तो नहीं था सर, लेकिन यू नेवर नो। तो अ, तो गाइस इससे आपको यही सीखना है कि बेसिकली यूपीएससी में जब भी आप श्योर हो किसी चीज़ के बारे में, गो फॉर इट, लेकिन थोड़ा-सा डबल थॉट देना ज़रूरी है, नहीं तो यही होगा 36% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, तो ये बताता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा-सा बड़ा तो है। हालाँकि ये क्वेश्चन इतना सर ये क्वेश्चन को मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इसको 36% करें, मतलब ज़्यादा लोगों को सही करना था। तो इस काफ़ी मतलब मैं कहूँगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, मोनोपोली, थॉमस रो, मतलब दीज़ आर वेरी फेमस पॉइंट्स। तो जो है मतलब ये वैसा है कि ऐसा नहीं खोद के निकाला है, राइट? सरफेस पे था, अगर कोई भी रिवाइज़ करके जाएगा तो गलती नहीं करनी चाहिए, राइट? बट मेबी वो दे थॉट कि थॉमस रो काफ़ी टाइम रुक गए हैं, राइट? 2000 जो है सॉरी 1613 से जो है 1618 तक का जो है टाइम है, तो काफ़ी लंबा रुक गए थे। तो मेबी दैट कम केम टू माइंड कि मे बी जो है वही हैं जो सबसे पहले कोर्ट में आए हैं, मे बी, या बट ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, बेसिक बेसिक जो है स्टेटमेंट था ये। जी सर। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़े। या सर ये क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें वो क्या है, सबसे पहले हम एनालिटिक्स देखते हैं। सबसे पहले डेटा के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं। अनअकैडमी टेस्ट सीरीज का ये क्वेश्चन था सर। दिस इज 35 सेकंड। हाँ, 35 सेकंड्स। बाय द वे गाइस मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे जो टेस्ट सीरीज होती है वो वीकली टेस्ट सीरीज होती है, मतलब वीकली बेसिस पे आप फुल लेंथ टेस्ट को और सब्जेक्टिव टेस्ट को ले सकते हो। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको इसी तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और एनालिटिक्स देखने को मिलते हैं। मैं चाहता तो आपके लिए सामने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस भी ला सकता था जो बहुत सारे लोगों ने सही किए, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे आप सीख सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो, गलतियों से बच सकते हो। तो दूसरों की गलतियों से सीख के आप लोग दूसरों की गलतियों को देख के आप लोग सीखिए, इस क्वेश्चन में क्यों गलती हो रही है? मतलब यहाँ पे सर यही इन्फेरेंस निकाला जा सकता है कि जल्दी के चक्कर में गलती हुई है। 35 सेकंड और 66% लोगों ने गलत किया। पता ही है ये तो पता ही है ये तो। ओके, सो आइए देखते हैं। तो पहला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फोर्ट विलियम वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। ओके, फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश एट मद्रास। नाउ तो फोर्ट विलियम वाज द फर्स्ट फोर्ट, आप देना चाहोगे स्टेटमेंट, या चलिए मैं एक बार इसको कंक्लूड कर लेता हूँ। तो फोर्ट विलियम वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो है अगर ये फर्स्ट फोर्ट कह रहा है और ये बंगाल पहुंच रहा है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी बाद में आई है, उसके पहले मद्रास और बॉम्बे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हाँ पहला फोर्ट जो है फोर्ट विलियम बने, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो पहला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से तो मुझे गलत लग रहा है सर। सर और मतलब गलत लग रहा है तो हम इस मुद्दे पे भी इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कि बच्चों ने इसको फिर क्यों, शायद बच्चों ने इसको सही लगाया होगा, तभी उनका गलत हुआ। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फोर्ट विलियम्स वो पहला फोर्ट नहीं था जो ब्रिटिश के द्वारा भारत में कंस्ट्रक्ट किया गया था। सर मुझे लग रहा है, मुझे काफी स्ट्रांग फीलिंग है कि बच्चों ने इसको सही किया होगा, और किया होगा तो इसलिए सही किया होगा क्योंकि ब्रिटिश का बंगाल से जो नाता है, मतलब हम पढ़ते हैं, जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं कि 60% ट्रेड जो थी पूरे के पूरे एशिया में, ब्रिटिश की जो 60% ट्रेड थी वो अकेले बंगाल से होती थी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि बंगाल वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस थी, इसीलिए 60% टोटल यूरोपियन ट्रेड की एशिया में 60% बंगाल से होती थी, रेस्ट ऑफ द एशिया से 40% ट्रेड होती थी। मतलब वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और यही कारण है, देखेंगे आप लोग, कि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी के रूप में निकल के आता है, और सर यही कारण है फ्रांस हारे और ब्रिटिश जीते, शायद बंगाल ने ही एज दे बंगाल दी। का सपोर्ट काफी ज्यादा था। हाँ मैं इसमें बस एक बात ऐड करना चाहूंगा, मे बी अगर हम ये सोचें कि गलती क्यों हुई होगी, तो मे बी बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्ट एंड दिस इज रिलेटेड टू फोर्टिफिकेशन। एंड इट तो इज रिलेटेड टू हाँ, प्लासी। तो मे बी दे थॉट कि हाँ ये 1757 ट्रीटी ऑफ अलीनगर की बात हो रही है, कि वो कहीं ना कहीं जो है फोर्टिफिकेशन की पॉइंट पे उठा था। तो मे बी उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, शायद फोर्टिफिकेशन तब हुआ था, और जो है वो जो गलत है जिसको जो है सिराजुद्दौला ने मना किया, तो मे बी वहां से लोगों ने रिलेट किया और स्टेटमेंट को सही बोल दिया। ओके,
क्योंकि सेकंड वाला तो क्वाइट क्लियर है कि सेंट जॉर्ज जो है वो हाँ, मद्रास में है। राइट, वो तो तो सही है। गलती जो हुई है वो पहले स्टेटमेंट में हुई है और बच्चे ने इंटरप्रेट कर लिया कि बंगाल का और ब्रिटिश का गहरा नाता है गहरा नाता है, ट्रू। और फोर्ट विलियम्स क्योंकि बंगाल में है एग्ज़ैक्टली, और एग्ज़ैक्टली। किलेबंदी हुई भी थी, हुँ, तो इससे यही उससे सीखना लोग है। रिलेट कर लेंगे कि हाँ, जो है तो शायद ये प्रिसिशन मतलब शायद ये ज़्यादा प्रिसिशन के बारे में है कि हाँ, यू नीड टू बी प्रिसाइज़ कि हाँ, ये सही है, पॉइंट थोड़ा-सा और डीप सोचो, एक-एक पॉइंट पढ़ो, एक-एक वर्ड पढ़ो कि क्या कहना चाह रहा है वो। तो फर्स्ट फोर्ट बोल रहा है वो, क्या फोर्टिफिकेशन उसके पहले कभी नहीं हुआ है? थिंक अबाउट दैट। प्रेसिडेंसीज़ और भी क्रिएट हो रही हैं, तो क्या यही पहला फोर्ट होगा? ये सारी चीज़ें सोचने के बाद उस पे कॉल लो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे, एलिमिनेट करो ऑप्शंस एंड देन जो है अगला स्टेटमेंट भी देखो। या सर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जब मैंने होली के कुछ ही दिनों पहले अनअकैडमी की एक्सपीरियंस सेंटर पे भी विजिट करी थी, हुँ, वहां पे काफी सारे एस्पिरेंट से मिलना हुआ और 4-5 एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो 2022 के लिए पेपर दे रहे थे और उन्होंने एक कॉमन प्रॉब्लम बताई कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम जब प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देते हैं तो जैसा कि हमेशा यूपीएससी में बोला जाता है कि भाई आप क्रिटिकली थिंक करो, हुँ, कनेक्टिंग द डॉट्स करो। हुँ, तो सर कभी-कभी हम प्रीलिम्स में इतनी ज्यादा कनेक्टिंग द डॉट्स कर लेते हैं कर कि वी देते एंड अप हैं, मार्किंग दैट आंसर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग। हुँ, तो यहाँ पे वो शायद ज्यादा सोचने वाली जो चीज है ना, शायद ओवरथिंकिंग है। वो ओवर थिंकिंग की वजह से भी सर इस ज़्यादा तरह के सोच लिया क्वेश्चन आपने। जो है गलत हो हुँ, जाते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि थिंक नहीं करना है क्या? आप क्या आपका क्वेश्चन होगा क्या हमारे कहने का मतलब ये है कि इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करना है या कैसे करना है? देखो, मुझे लगता है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में आपका पैटर्न आप खुद डिस्कवर कर सकते हो। सर, आप अलाइन्ड हो इस बात से कि नहीं, मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। जितने ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे हुँ, टेस्ट सीरीज़ को, मतलब खुद वो का कितनी पैटर्न थिंकिंग करनी है, वो एक्चुअली कितनी थिंकिंग करनी है, वो आप करके जानोगे, राइट? कि आप ओवर कर एग्ज़ैक्टली। रहे हो कि नहीं, ज आप कितने थिंकिंग पे आप गलतियाँ कर रहे हो, कितनी थिंकिंग तक सही कर रहे हो, शायद ये एसिमुलेशन जो है, यही फ़ायदा है मॉक लगाने का। आप जितने मॉक लगाओगे, आप समझ पाओगे कि हाँ, किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, कितना सोचना चाहिए, क्या 5 मिनट बैठ के यही सोचते रहना चाहिए या एक ऑप्शन पे कॉल देना चाहिए? जितना आपने पढ़ा है, उसको जितना रिवाइज़ किया हुआ है, उसको आप कितनी देर में अप्लाई कर ले जाते हो? आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट और वो मॉक की प्रैक्टिस से ही आता है। या तो सर अगला सवाल देखिए। यस। सर एक हाँ। सर एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा जी कि सर। यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको थिंक नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, सर एक क्वेश्चन था इंडियन पॉलिटी में अनअकैडमी टेस्ट सीरीज़ में हुँ, और हम मतलब क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जब पास आता है तो हमारा प्रयास रहता है कि बच्चे को हर एक रेंज कवर कराने का प्रयास करें। सर मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ एक ऐसा पावरफुल टूल है जो ना केवल आपको प्रैक्टिस करवाता है, आपको काफ़ी एक तरह से करेज देता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है, वो रियलिटी चेक भी होता है। लेकिन सर एक और चीज़ कि ये मैं क्लास के एक और लेवल मतलब जो क्लास में आपने पढ़ा, जितनी भी क्लासेस को आपने अटेंड करा, उसका एक एक्सटेंशन मानता हूँ मैं टेस्ट सीरीज़ को। हुँ, हुँ। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ दिया, तो टेस्ट सीरीज़ आपको वो बता अपॉर्च्युनिटी दे देगी। देती है राइट, राइट। कि आप उसको कवर कर पाएँ। हुँ, जैसे सर क्या हुआ कि इस बार हमारे टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन था और उसको केवल 16% बच्चे सही कर पाए थे। ओनली हुँ, 16% ओके। ऑफ द टोटल एस्पिरेंट कुड मार्क इट करेक्ट और वो क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज। ओके। कि जो मौलिक अधिकार हैं हुँ, हुँ, वो कॉर्पोरेशन और कंपनीज को अवेलेबल नहीं है। बच्चों ने उसको सही टिक कर दिया, हुँ। जबकि ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स कॉर्पोरेशन और कंपनीज को भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप बेसिक थिंकिंग करोगे कि ऐसा तो मेयर नहीं है कि फंडामेंटल है, इंडिविजुअल होना चाहिए समथिंग। एग्जैक्टली सर, और वो अगर हम बात करेंगे कि व्यापार करने की स्वतंत्रता की बात कर लो आप हुँ, लोग या ऐसा तो नहीं है कि जैसे किसी को भी कोई व्यापार करना है तो वो देश के किसी भी कोने में कर सकता है, तो हुँ। ये एक प्रकार का फंडामेंटल राइट फंडामेंटल हो राइट गया। ही हो गया। तो आप इस तरह से कनेक्ट करके थिंक करके उसको कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो। तो ओवर थिंकिंग करना भी मतलब थिंकिंग करना है, हुँ, लेकिन कुछ तो रेशनली सोचना पड़ेगा। मतलब राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कुछ का कनेक्ट करके आंसर लगा दिया, नहीं तो वो एक्चुअली ऑप्शंस भी मुझे मुझे कई बार लगता है ना कि ऑप्शंस भी आपको बहुत ज़्यादा कंपेल करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये पढ़ते हो और हमारी ये आदत होती है कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हो तो हम सही मान लेते हैं, हुँ, राइट? तो आप ट्रू। कभी-कभी पढ़ते हो और उसे लगता है कि हाँ, सही तो होगा। तो वो गलत मानना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे दिमाग के लिए कि हाँ, ये गलत लिखा हुआ है, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। हुँ। तो कभी-कभी आपको स्टेटमेंट को चैलेंज करना भी इम्पोर्टेंट है ना? ये मान के शायद इनिशियली ये मान के चलना चाहिए कि हाँ, ये शायद गलत ही लिखा है, आई नीड टू फाइंड द ट्रैप। राइट, अगर कोई ट्रैप नहीं मिल रहा है, कोई गलती नहीं मिल रही है, यानी स्टेटमेंट सही है। अगर आपको प्योरली मतलब श्योरली पता है
100% श्योर हो आप कि पढ़ के आए हो, ये तो है ही है, तो ठीक है। बट जस्ट बिकॉज कि इट इज रिटन इन प्रिंटेड फॉर्मेट इन अ वे कि जो ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है, दूसरे वाले को आप पे कंपेल कर रहा है आपको कि हाँ मान लीजिए कि भी सही हुआ होगा, तो हम कई बार मान लेते हैं, जो कि हमारी एक बड़ी गलती है। क्वेश्चन बनाया ही ऐसा जाता है कि आप थोड़ा सा वो कंपेलिंग सा लगे, आपको परसुएड करेगी, हाँ ये भी सही होगा, लॉजिकल लग रहा है। तो बट यू नीड टू थिंक कि हाँ ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सर आगे बढ़े फिर। जी सर, ठीक है। हाँ, ओके चलिए। So which of the following statement is are correct with regard to social and economic conditions during 18th century India? Okay. सर इसमें हाँ, ओके। तो हमें समझ में आ रहा है कि एवरेज टाइम यहाँ पे ठीक लिया है, 57 सेकंड इज लाइक गुड टाइम, इतना तो देना ही चाहिए आपको। एंड बट एक्यूरेसी बहुत लो है। तो पॉइंट है कि ऑप्टिमम टाइम लिया गया है, बट फिर भी एक्यूरेसी लो आ रही है, 28% इज आई से कि हाँ लो एक्यूरेसी है, तो कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। तो आइए देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जब क्वेश्चन अटेंड करो तो थोड़ा सा मार्क करते चलो कि हाँ देखो एक चीज तो उसने करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए एडवांटेज ये है, यूपीएससी का पेपर पेन पेपर पे होता है, राइट? तो आप उसे मार्क कर सकते हो, कह सकते हो कि हाँ ये मार्क पढ़ लिया मैंने, ठीक से पढ़ लिया समथिंग। तो नाउ यू नो दिस क्वेश्चन इज अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब तुम सोचो कि बाद में वापस आओगे फिर देखेंगे, एक बार पढ़े रहो, ठीक से मार्क कर लो। तो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी इंडिया। नाउ लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट ऑप्शन। इंडियन एग्रीकल्चर वाज टेक्निकली बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। नाउ आफ्टर रीडिंग एवरी स्टेटमेंट यू शुड टेक अ कॉल कि हाँ मैं इसको हाँ कहूंगा, ना कहूंगा या कुछ नहीं कहूंगा। तो ये कॉल इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कॉल नहीं ले रहे हो तो स्टेटमेंट पढ़ना जाया है, आप बार बार पढ़ते रहोगे। तो यू नीड टू टेक अ फर्स्ट कॉल कि इंडियन एग्रीकल्चर इज टेक्निकली बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। फर्स्ट रीडिंग में मुझे लगता है कि अगर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा है तो हमारा एग्रीकल्चर ऐसा कुछ बहुत ग्रो नहीं कर रहा था, राइट? हालांकि दिस इज वेरी मच डिबेटेबल, है ना सर? सर इस पर डेफिनेटली ऐड करेंगे, तो वेरी मच डिबेटेबल। बट माय पॉइंट इज कि हाँ ये स्टैग्नेंट था, ठीक है। तो मेरा पहला कॉल होगा कि शायद ये स्टैग्नेंट ही था, राइट? दूसरा स्टेटमेंट अब पढ़ेंगे हम। इंडियन विलेजेस वर, देखो अगर मैं 100% श्योर होता, है ना, मैंने इसे इसको देखे के एलिमिनेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं हूँ, राइट? हो सकता है कि भाई ये डिबेटेबल सा लग रहा है, काफी जेनरिक स्टेटमेंट है, इंडियन एग्रीकल्चर वाज टेक्निकली बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। अभी हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं नहीं, एक राजा थे, उन्होंने कुछ इनोवेट किया हुआ था, कोई एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई थी, वो आप मिस कर गए। हो सकता है, जेनरिक स्टेटमेंट है, इंडिया के किसी पार्ट में, राइट? हो सकता है किसी पार्ट में, हो सकता है साउथ इंडिया में, हो सकता है नॉर्थ इंडिया में, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट। वी कैन नॉट टेक दिस कॉल ब्लैंकली कि हाँ यार वो स्टैग्नेंट ही था, ठीक है? तो थोड़ा सा रुकेंगे, बाकी स्टेटमेंट देखेंगे फिर जल्दी क्या है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ के मेरा कॉल ये है कि शायद ये सही है, बट आई एम नॉट 100% श्योर, तो मैं कुछ एलिमिनेट नहीं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा कि हाँ चलो अगला स्टेटमेंट देखते हैं। इंडियन विलेजेस वर लार्जली सेल्फ सफिशिएंट एंड इंपोर्टेड लिटिल फ्रॉम आउटसाइड, राइट? सो नाउ अगर आपको सोसाइटी का आइडिया है ना, उससे पहले ही कह दिया था क्या सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना था। सोसाइटी हमें याद आ रहा है कि हमारे जो गांव थे वो सेल्फ रिलायंट थे, बहुत ज्यादा ट्रेड वगैरह नहीं थे, थोड़ा सेक्लूडेड रहते थे, तो उनको बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं था सेंट्रल राज्य से, खाली ट्रेड, खाली टैक्स दिया करते थे। अब ये कहानी अगर हमें पता है तो नाउ आई एम वेरी श्योर कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, दिस इज 100% करेक्ट। नाउ आई कैन एलिमिनेट बिकॉज सेल्फ सफिशिएंट कह रहा है और इंपोर्ट कम कर रहे हैं गांव में, बिल्कुल सही। खाली रिलेशन जो होता था टैक्स का होता था, वो भी प्रधान दिया करता था। दैट्स इट। तो सर यहाँ पे एक और चीज हो गई है कि जैसे ही आपने ये कंफर्म कर लिया कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, सर यहाँ पे एक और चीज हो गई है कि जैसे फर्स्ट वाले में श्योरिटी नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जैसे ही आपने ये फिक्स कर लिया कि सेकंड तो सही है, और सेकंड तो सर सही है, इंडियन विलेजेस वर सेल्फ सफिशिएंट। हम तो सर दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट कहाँ करते थे? जैसे आरसी दत्त का एक स्टेटमेंट है, लग्जरियस आइटम ही इंपोर्ट करते थे। यस सर, और काफी सारे लग्जरीज को एक्सपोर्ट भी करते थे। मतलब चोल साम्राज्य था, रोमन्स को कितना उन्होंने वो करा, तो वाइन और एम्फोरे सब। एग्जैक्टली। ओके सर, चलिए तो कंटिन्यू करते आरसी दत्त ने सर एक स्टेटमेंट भी बोला है, वीविंग यूज्ड टू बी द नेशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्पिनिंग वाज द परस्यूट ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अरेबिया, पर्शिया, पार्ट ऑफ यूरोप, जापान, चाइना, मतलब बर्मा। तो विविंग यूज्ड टू बी द नेशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब जो बुनाई थी वो भारत का राष्ट्रीय उद्योग था और भारत पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता था। ऑब्वियसली जब तक ब्रिटिश ने 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया था, भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था सर कॉटन टेक्सटाइल्स का। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो सही है सर, इंडिया के विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे। अब जैसे ही आपने कंफर्म कर लिया सेकंड से, ये वन ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया सर।
1 ऑटोमैटिकली 2 सही है, हाँ, तो 1 ऑटोमैटिकली क्योंकि करेक्ट सर ये वाला गलत हो गया, राइट, ये भी क्योंकि गलत इसमें हो गया, सेकंड नहीं है, इसमें सेकंड नहीं है। अब सेकंड इसमें है, सेकंड इसमें है, तो लेकिन 1 सेकंड के साथ ऑटोमैटिकली फर्स्ट आ सही रहा है। है। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि इंडियन एग्रीकल्चर वाज टेक्निकली बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट एज़ पर दिस क्वेश्चन मे बी एज पर डिबेट दिस कुछ भी हो। क्वेश्चन। राइट, अब मेंस के हिसाब से डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी का काफी रोल होता है, इतिहास लेखन का काफी रोल होता है। और इतिहास लेखन में हिस्ट्री को आपको पता है कि कॉलोनियल राइटर्स हैं, नेशनलिस्ट राइटर्स हैं, मार्क्सिस्ट राइटर्स हैं, और उसके साथ साथ जो है काफी ट्रेंड्स दूसरे भी चलते हैं। तो कॉलोनियल राइटर्स ने, आप लोगों को पता है कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन सोसाइटी को बैकवर्ड बताया है, जिस तरह से उन्होंने इंडियन सोसाइटी को ये बताया कि ये लोग तो धर्म में डूबे हुए थे, उसी तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की भी बात की है कि हमारे आने से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन एक आधुनिक इतिहास के लेखक है जिनका नाम है प्रसन्न पारसारथी। वो प्रसन्न पारसारथी अपनी किताबों में ये प्रूव कर देते इस बात को कि 18th सेंचुरी इंडिया में पूरे भारत में डार्क एज नहीं थी, पूरे भारत में इकोनॉमिक डिक्लाइन नहीं था, पूरे भारत में आर्थिक अवनति नहीं थी। आर्थिक अवनति भारत के कुछ क्षेत्रों में थी, और कुछ क्षेत्र, कुछ एरियाज ऐसे थे साउथ इंडिया में जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे थे, आर्थिक प्रगति कर रहे थे, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूरोपियन लोगों से भी बेटर था 18th सेंचुरी में। साउथ इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी, कमर्शियलाइजेशन, जहां पे ट्रेड और कॉमर्स का विकास हो रहा था, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा था। ये प्रसन्न पारसारथी ने प्रूव कर दिया है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि हर जगह स्टेग्नेशन और बैकवर्डनेस नहीं थी। लेकिन अगर आप इन ऑप्शन को, गलत नहीं है, मतलब इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए या केवल उसको सिपाही मिट्टी कहा जाए, इट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ये भी मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। लेकिन जिस तरह से ऑप्शंस का अरेंजमेंट है, उस हिसाब से फर्स्ट वाला सही हो गया, क्योंकि सेकंड तो 100% सही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे सर ये प्ले हो जाता है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को देखोगे सर, बिफोर दैट एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, है ना? मैं ऐसा मानता हूँ मतलब अगेन यू नीड टू थिंक मोर अबाउट दिस कि इतना आने के बाद जब ये 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं ना, तो देखो यार सवाल छोड़ना तो नहीं चाहिए, राइट? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि यार 50% अब 50% चांसेस है कि मैं सही ही करूँगा। और ऐसा अगर 4 सवाल में भी हो गया लेकिन तो सर वो देयर हुआ आर नहीं। हाँ, नहीं आई एग्री लेकिन जो है मे बी दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन बट ओवरऑल आप पॉजिटिव रहोगे, आप ये कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो कि एज़ पर प्रोबेबिलिटी गणित ऐसा कहता है कि अगर देयर आर 50% चांसेस कि आप सही करने वाले हैं, तो जो है ये सवाल छोड़ तो नहीं सकते। मतलब मैं अगर आपकी जगह होऊँगा तो नहीं छोड़ूँगा, आपका अपना कॉल है। लेकिन जो है ये सवाल तो मैं अटेंड करूँगा हर हाल में बिकॉज़ आई थिंक ऐसे 5 सवाल जो होंगे मुझे पॉजिटिव नंबर देके जाएँगे, राइट? तो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। नाउ थर्ड ऑप्शन विल डिसाइड कि हाँ, किस साइड में इंक्लाइंड हूँ। अगर मुझे थर्ड ऑप्शन नहीं भी पता है, तो इवन देन थर्ड ऑप्शन विल टेल मी कि मुझे किस साइड जाना चाहिए, राइट? तो आइए देखते हैं द एजुकेशन वाज़ नेग्लेक्टेड इन 18th सेंचुरी इंडिया, राइट? हालाँकि जो है ये तो काफ़ी प्रोमिनेंट है कि हाँ, एजुकेशन ऐसा कुछ नेग्लेक्टेड नहीं था। हमारे यहाँ साइंस भले नहीं पढ़ाई जा रही थी, माना साइंस वाज़ नॉट द सब्जेक्ट बट लॉजिक, फिलॉसफी, रिलिजन, राइट, लिटरेचर, मैथ्स ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी। अकबर ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था मैथमेटिक्स में, राइट? हमारे यहाँ मदरसाज़ होते थे, मकतब्स होते थे, पाठशालाज़ होती थी, राइट? चतुष्पथी होते थे। तो ये यहाँ पे हायर एजुकेशन, लोअर एजुकेशन सब चल रहा था। इवन प्राइमरी एजुकेशन चल रहा था। तो एजुकेशन वाज़ नॉट नेग्लेक्टेड। एजुकेशन आपका डिक्लाइन करेगा आफ्टर 1800s जब अंग्रेज भी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खाली एलीट को पढ़ाएँगे और हमारा जो खुद का सिस्टम है, वो भी अब जो है कोई पैसे लगाने वाला नहीं रहा, फंड्स नहीं रहे। तो वो डिक्लाइन होगा बट आफ्टर 1800 तो दैट्स हाउ इट विल हैपन। तो ये तो खैर काफ़ी प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है। तीसरा भी सही है, तो विल टिक एट 1, 2 एंड सॉरी 1 एंड 2 सॉरी 2 एंड 3 सर 1 और 2 हो जाएगा आंसर, अच्छा थर्ड वो है सॉरी देखने के लिए। तो नहीं तीनों सही हो गया ना सर फिर? तीनों एजुकेशन वाज तीनों नेग्लेक्टेड है ना? अच्छा नेग्लेक्टेड लिखा हुआ है मैं सॉरी हाँ। यस। तो ये तीसरा गलत हो गया, तो जो है 1 एंड 2 पे टिक कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, बिल्कुल फेयर आर्गुमेंट है कि एजुकेशन वाज नॉट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड इन 18th सेंचुरी इंडिया। मुझे लगता है सर कि एक सेकंड में यहाँ पे मिटा लेता हूँ उसको। इरेज ऑल द यस। तो यहाँ पे प्ले ये हुआ होगा सर कि मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट और सेकंड तक तो, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने बी और डी में ही कंफ्यूजन हुआ आई थिंक होगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ना जो मैं बात कह रहा था ना कि जो है कभी-कभी कंपेल करता है। हम्म। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं न कहीं थर्ड भी हमें पुश कर रहा है कि हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर टेक्निकली बैकवर्ड स्टैग्नेंट था। तो ये कहीं न कहीं पुश कर रहा है कि शायद एजुकेशन भी बैकवर्ड ही रहा अगर होगा। आपने दोनों को जोड़ के देखा, ट्रू हाँ, ट्रू हाँ। ट्रू तो ट्रू। उससे हमको फ़ील आया होगा कि शायद ये भी बैकवर्ड रहा होगा। तो अगर आप श्योर नहीं है स्टेटमेंट पे,
तो आप टिक कर देंगे कि हाँ बैकवर्ड ही रहा होगा। हाँ, हाँ। तो ये गलती होने के चांसेस यहाँ पे हुँ, काफी है। तो हुँ। फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली कंपेयर कर रहा है। अच्छा, इसमें सर ये प्ले भी है कि यहाँ पे ना मतलब जब शायद हम मॉडर्न हिस्ट्री में सोचते हैं तो बच्चे ने ऐसे भी सोचा हो कि जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम सोचते हैं तो हम हमेशा वेस्टर्न एजुकेशन ही सोच रहे हो। हाँ, एग्ज़ैक्टली मे तो बी वेस्टर्न एजुकेशन तो हम नेग्लेक्टेड था सर राइट, 18th राइट। सेंचुरी इंडिया में। साइंस आप देखोगे तो हाँ, नेग्लेक्टेड हाँ, था, तो साइंस तो नहीं क्योंकि पढ़ाया जा वेस्टर्न रहा। एजुकेशन 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत बाद में आया आया, है। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे मुझे लगता है कि वो प्ले ज़्यादा रहा होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन नेग्लेक्टेड था, जो हाँ, कि सही है। एजुकेशन मे बी इन द मॉडर्न सेंस और मे बी वेस्टर्न सेंस। कि आप एग्ज़ैक्टली सर। वेस्टर्न लिटरेचर या साइंस के सेंस हाँ, में अगर आप सोचोगे, तो हाँ। येस, तो फाइन सर ये वही डिस्कशन। सेंट ज़ेवियर जैसा हो गया कि हाँ, यहाँ पे आपको प्रिसाइज़ होना पड़ेगा कि वेस्टर्न एजुकेशन है या राइट, केवल एजुकेशन है। राइट, You have राइट। to be very, very sure when you are attempting these kind of So questions. education in general was not declining. एजुकेशन इन जनरल वाज नॉट डिक्लाइनिंग। एजुकेशन इन जनरल जो है, जो ओरिएंटल एजुकेशन जिसको आप कहोगे, एंजेलिकल, यस एंजेलिकल तो नहीं आया था, एंजेलिकल तो 1835 के बाद आएगा। लेकिन जो ओरिएंटल एजुकेशन, जो हमारा खुद का ट्रेडिशनल सिस्टम था अबाउट एजुकेशन, वैदिक नॉलेज या फिर लेट्स से जो है इस्लामिक नॉलेज, तो वो सारा सिस्टम इंटैक्ट था और लोग पढ़ाई कर रहे थे, है ना? तो एजुकेशन वाज प्रॉपर। पर्शियन, अरेबिक, सारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही थी, तो ऐसा कोई इशू नहीं था इन एजुकेशन। बट हाँ, अगर आप कहो कि वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न साइंस, साइंस स्पेशली, हाँ, वो थोड़ा इश्यू था कि हाँ, साइंस नहीं पढ़ाई जा रही थी। दैट साइंटिफिक इंक्वायरी वाज़ मिसिंग, बट स्टिल लॉजिक पढ़ाया जाता था। या चलिए। सर ये अभी तक 16% का एक्यूरेसी। 16% एक्यूरेसी। ओके। मतलब सर 1000 बच्चों ने अगर पेपर दिया है तो केवल 160 बच्चे सही कर पाए। अगर 5000 बच्चों ने पेपर दिया है तो केवल 800 बच्चे सही कर पाए। मतलब सर 4200 बच्चों ने कवर करा। और सर मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज से एक पैटर्न निकल के आ जाता है और यही परफॉर्मेंस लगभग यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में भी रहता होगा। राइट। हो सकता है 16 का 26 हो जाए कि मुझे लगता है 26% लोग आसान सही सवाल कर दें। गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि आप काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है हाँ, ये तो अपना है, कर ही देंगे। हुँ, और ये क्वेश्चन सर उन्हीं में से एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द लखनऊ लखनऊ पैक्ट। पैक्ट। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। पहला स्टेटमेंट है, अंडर दिस पैक्ट एक्सट्रीमिस्ट वर रीएडमिटेड टू कांग्रेस। सर लखनऊ सेशन अलग है, लखनऊ पैक्ट अलग है। हालांकि लखनऊ पैक्ट भी लखनऊ सेशन में हुआ था, राइट। लेकिन लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ना कि उदारवादी और उग्रवादी के बीच में। हम मानते हैं कि तिलक और उनके जितने भी साथी थे उग्रवादी साथी, वो 10 साल बाद कांग्रेस में री एंट्री करे थे। बिल्कुल सही है, कांग्रेस में उनकी री एंट्री हुई थी, तिलक और बाकी सारे उनके मित्रों की, उनकी साथियों की, लखनऊ सेशन में कांग्रेस की। क्योंकि जो 1907 में स्प्लिट हुई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के लिए वो फायदेमंद नहीं थी और नेशनल मूवमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। अरे भाई, एकता है तो शक्ति, और बांट दी गई तो फिर कमजोरी है। तो कहीं ना कहीं 1916 में दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स नेशनल मूवमेंट में आ गए थे, लेकिन उनके बीच में लखनऊ पैक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि पैक्ट जो हुआ था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में नहीं। पहला वाला स्टेटमेंट गलत होगा। कांग्रेस एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। कहीं ना कहीं मित्रों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वाई डिड कांग्रेस एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि कांग्रेस ने भारत के विभाजन को क्यों एक्सेप्ट करा था। तो मैं हर बार जब भी अपनी अनअकैडमी पे क्लासेस लेता हूं तो बोलता हूं कि कांग्रेस ने कुछ चाहकर भारत का विभाजन नहीं किया, कुछ करके भारत का विभाजन नहीं किया, तो शायद कुछ ना करके इनएक्टिविटी की वजह से इंडिया का पार्टीशन कहीं ना कहीं बॉइल डाउन हो जाता है। क्योंकि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के थ्रू आए थे, देखिए 1947 में, 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, प्रैक्टिकली उसके बाद पॉसिबल नहीं था कि महात्मा गांधी कोई जन आंदोलन चलाएं और लोग बाग से आग्रह करें कि आप लोग पार्टीशन की तरफ आगे मत बढ़िए, क्योंकि सांप्रदायवाद इतना फैल गया था और हिंदू मुस्लिम किलिंग्स बहुत हो गई थी। तो 1946 में इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये व्यवहारिक नहीं होता, पॉसिबिलिटी तो हर चीज की होती है, लेकिन उतना व्यवहारिक नहीं होता कि उस समय कोई जन आंदोलन चलाया जाए। अगर कुछ करा जा सकता था तो पहले किया जा सकता था, शायद 1916 में किया जा सकता था, शायद। राइट। तो 1916 में एक प्रकार से ये एक विवादास्पद मुद्दा है, मतलब कभी सर इसके बारे में अपन स्पेशल क्लास लेके डिस्कस करेंगे। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिए थे। पृथक चुनाव जो थे 1909 के कांग्रेस की सहमति दे दी थी, तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। सर क्या लगता है आपको कि यहाँ पे सेकंड में तो नहीं है, मतलब श्योरिटी है, आप पढ़ते हो कि कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सेप्ट कर लिया था, गलती कहां हुई होगी? मुझे क्या लगता है ना कि इसमें गलती होने के चांसेस ये हैं कि आप कहीं भी ये पढ़ रहे हो, तो ये एक ही पेज पे लिखा होता है। हाँ।
अगर आप देखो तो आपको चाहे कोई भी सोर्स आप देखोगे तो इट विल बी लाइक कि हाँ लिखा होगा लखनऊ सेशन, और लखनऊ सेशन में लिखा होगा कि हाँ ये एडमिट भी हो गए और लखनऊ पैक भी साइन हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हम एक साथ पढ़ते हैं तो लखनऊ पढ़ के हमें दिमाग में ये आता है हाँ 2 चीज़ें हुई थी लखनऊ सेशन में। एक तो कांग्रेस में जो एक्सट्रीमिस्ट आ गए थे और दूसरा जो है लखनऊ ये सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्सेप्टेंस या बेसिकली मुस्लिम लीग और इनके बीच में पैक्ट। तो ये बात जो है हम साथ में दिमाग में रखते हैं और ये बहुत ही अच्छा सवाल बनाया जिसने बनाया है कि जो है लखनऊ पैक्ट में ये 2 चीज़ें हमें दिमाग में होंगी, तो बच्चा सोचेगा, पढ़ेगा, कहेगा हाँ साथ में तो पढ़ा है और टिक कर देगा। वही हुआ है और सर। वही हुआ है, टाइम भी आप देखो कि हाँ टाइम 32 सेकंड, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है, लगा हाँ ये तो वही है लखनऊ वाला पढ़ा हुआ है, एक ही पेज पे लिखा था। तो दोनों चीज़ें लिखी थी और वो आपकी जो है फोटोग्राफिक मेमोरी थी, वो आपके साथ धोखा कर गई यहाँ पे। आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया कि हाँ पैक्ट जो है वो अलग है, सेशन इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? तो ये गलती होने के चांसेस बने यहाँ पे। सर और यहीं पे टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आप इतनी गलतियां कर चुके होते हो, ऐसी कितनी गलतियां कर चुके होते हो आप, जैसे कि बहुत सारे शब्दों का खेल होता है यूपीएससी के एग्जाम में। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेटर वैदिक पीरियड में थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी नहीं आई थी। तो ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट हुआ, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी नहीं आई। लेटर वैदिक पीरियड में टुवर्ड्स सरप्लस चले गए, सरप्लस इकोनॉमी नहीं हुई थी, सरप्लस की दिशा में आगे बढ़ गए थे। लेकिन मेजर सरप्लस इकोनॉमी आपकी महाजनपद पीरियड में होगी। तो ये जो वर्ड प्ले होता है ना यूपीएससी के एग्जाम में, वो सेंट जेवियर वाला आपको मैं बार-बार एग्जांपल दे रहा हूँ, वो काफ़ी होता है। और टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि आप इतनी बार गलतियाँ कर चुके होते हो, इतनी बार आप लोग उस सेम गलती को रिपीट कर चुके होते हो कि आप बड़े मैच्योर हो जाते हो। जब आप वो एक कहावत है सर कि जितना पसीना बहाना है तो नेट्स पे गिरा लो ताकि एक्चुअल में मतलब सरप्राइज ना हो और एम्बेरेस ना हो। तो सर लास्ट चलिए, क्वेश्चन लेते हैं। ओके, चलिए बहुत प्यारा सवाल है ये। तो जो है हू अमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज़ द बॉम्बे ट्रायम्विरेट? पहला ऑप्शन तिलक, गोखले, नौरोजी। सेकंड ऑप्शन मेहता, तिलक, तैयबजी। सी इज मेहता, तेलांग, तैयबजी। डी इज नौरोजी, तेलांग, तिलक। नाउ अगेन वैसे तो जो है ये ट्रायम्विरेट बॉम्बे की तिकड़ी काफी फेमस है, राइट? और वो इसलिए भी फेमस है बिकॉज दे डिड अ लॉट ऑफ थिंग, लाइक जो है बॉम्बे एसोसिएशन उन्होंने बनाया साथ में। तो जो है वो भी 1885 में ही है, तो कांग्रेस से काफी पैरेलल है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर आपको ये नहीं भी पता फिर भी आप ये अटेंड कर सकते हैं। तो इस सवाल की खूबसूरती ये है कि काफ़ी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस पे डिपेंड कर रहा है इस सवाल की। अगर कॉमन सेंस है तो आप बना सकते हो। तो बॉम्बे ट्रायम्विरेट आपको याद आ रहा, मतलब ये वर्ड आपको बता रहा है कि कोई तिकड़ी है, कम से कम साथ में होना चाहिए। मतलब दे शुड बी टुगेदर, राइट? कम से और कम सर कम फ्रेंड्स से जैसे कम होने चाहिए। आइडियोलॉजी सेम होना चाहिए। आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए, है ना? तो जो है तब कहीं जाके तिकड़ी बनेगी, है ना? जैसे जो है वॉरेन हेस्टिंग की तिकड़ी थी एक, वॉरेन हेस्टिंग की काउंसिल में एक ट्रायम्विरेट है। तो अगर देखो आप यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तो तिलक, गोखले और नौरोजी, तो तिलक और गोखले साथ में सेम फिलॉसफी शेयर नहीं करते, तो ये साथ में तिकड़ी नहीं बना सकते। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है। सिमिलरली मेहता और तिलक भी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट है, तो ये भी तिकड़ी। इनफैक्ट जो है सूरत स्प्लिट में बहुत बड़ा हाथ मेहता का है, तो जो है ये भी नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये ऐसा पॉसिबल है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन मेहता, तेलांग और तैयबजी ये तीनों ही मॉडरेट है, और यहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये लोग साथ में ऑपरेट कर सके। तीनों ही बाय द वे लॉयर भी है और ये दोस्ती पुरानी है। तो जो है ये ट्रायम्विरेट जो है लॉजिकली आप कह सकते हो। अगेन नौरोजी, तेलांग और तिलक, तो अगेन तिलक और नौरोजी या फिर तेलांग भी, ये दोनों ही मॉडरेट हो जाते हैं। तो ये तिकड़ी भी नहीं बन सकती, प्लस उम्र का भी बहुत डिफरेंस है, नौरोजी बहुत सीनियर प्लेयर है, तेलांग और तिलक के साथ जो है नहीं जाना चाहिए। तो जो है उस हिसाब से भी ये तिकड़ी नहीं पॉसिबल है। तो अगर आपको नहीं भी पता, इवन देन यू कैन कंक्लूड कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ये सब कुछ ऐड करना चाहोगे आप? कुछ क्वेश्चन सर कॉमन सेंस पे ही बेस्ड होते हैं, ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। हालांकि यहाँ पे यहाँ पे तो सर मतलब गलती नहीं होना चाहिए नहीं वैसे होना तो। चाहिए। और अगर गलती होती है तो बेसिकली लॉजिक यही लग सकता है कि तिलक महाराष्ट्र में थे, बॉम्बे की बात की जा रही हाँ, है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो लॉजिक हो वो सकता है, लॉजिक लेकिन थोड़ी देर के लिए, बट लेकिन वो लॉजिक सर बहुत दूर का बहुत लॉजिक है। दूर ये का लॉजिक बेटर है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है एग्ज़ैक्टली, उनको मिला के वो तिकड़ी क्यों कहा जाएगा, तो राइट, वो वहां पे लॉजिक हो जाता है। राइट। तो हम आपके लिए इस प्रकार के सेशंस और भी लाते रहेंगे। यहाँ पे बस आपको एक प्रकार की गाइडेंस प्राप्त करवाना था कि आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए एक्चुअल एग्जामिनेशन में। हमने यहाँ पे ये भी देखा तो कि थोड़ी सी रिस्क हमको असेस करके लेना चाहिए, राइट? अगर हम श्योर हैं
तो ही हम उसको लें। जैसे कि एक क्वेश्चन जो आया था जहाँ पे स्टैग्नेंट सोसाइटी की बात की जा रही थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी की बात की जा रही थी एग्रीकल्चर की। हो सकता है आप पहले स्टेटमेंट में इतने श्योर ना हो, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में आप श्योर थे कि भाई पूरी तरह से तो एजुकेशन को नेग्लेक्ट नहीं किया गया था। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। और एक्चुअल में जब आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते हो तो काफी सारे ऐसी आप बेसिकली चीज़ों को डिस्कवर कर चुके होते हो, पैटर्न को डिस्कवर कर चुके होते हो, ऐसी गलतियों को कर चुके होते हो ताकि आप उसको एक्चुअल उसमें रिपीट ना करो। एंड वी आर वेरी, 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 वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपकी जो मतलब थैंकफुल, एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस आल्सो, क्योंकि अनअकैडमी की जो टेस्ट सीरीज़ की रेटिंग आप लोगों की बदौलत निकल के आई है, वो 4.6 आउट ऑफ 5 स्टार्स है, व्हिच इज़ अमेजिंग। और इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हम अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस को बनाते हैं, तो यूपीएससी के पूरे पेपर का इस तरह से डिकोड करके उसको पूरा पोस्टमार्टम करके कि क्या-क्या देखता है यूपीएससी। हाँ, जैसे कि हमें पता है हर साल सर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इंडियन पॉलिटी में कि पॉलिटिकल जस्टिस की बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड लिबर्टी? तो वो पूरी थीम को कैप्चर करने की हम कोशिश करते हैं और उसी का कारण है कि लर्नर्स का फीडबैक इतना अमेजिंग है। और वी आर थैंकफुल टू यू। और वेरी, वेरी गुड। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? या ओनली थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज इन द एंड कि आपने देखा कि सवाल अटेंड करना भी एक स्किल सेट है, राइट? आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने पढ़ लिया है, मुझे कहानी आती है तो हो जाएगा। यकीन मानिए नहीं होगा, राइट? ऐसे नहीं होता। जो भी आपने नॉलेज गेन करी है, चाहे क्लासेस से, चाहे बुक से, जहाँ से भी आप पढ़े हो, राइट? तो उसको अप्लाई करके जब तक आप नहीं देखोगे, उसका एप्लीकेशन जब तक आप फील नहीं करोगे, तब तक ना ही वो नॉलेज स्ट्रांग होगी और ना ही आप उसे एक्चुअल एग्जामिनेशन में यूज कर पाओगे। तो एक-एक ऑप्शन से जूझना सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे सवाल पढ़ना है, सवाल को किस तरह पढ़ना है, क्या-क्या देखना है, सवाल के पहले स्टेटमेंट में कौन-कौन से एलिमेंट, जो मेन क्वेश्चन लिखा है उसमें कौन-कौन से एलिमेंट पकड़ने हैं हमको। कभी-कभी होता है कि नीचे सारे स्टेटमेंट सही ही लिखे हुए हैं, बट सवाल उस चीज़ के बारे में है ही नहीं। राइट, सवाल पूछ रहा है कुछ और कि हाँ, मान लीजिए ये चीज़ से रिलेटेड क्या था, बट चारों ऑप्शन जो लिखे हैं वो अपने आप में सही है, बट सवाल से रिलेटेड नहीं है। तो कभी-कभी ये गलतियाँ भी होती हैं, ट्रू सर। जो है आपको समझना पड़ेगा। आप सोचोगे हाँ, ये तो सही है, चारों सही है। जैसे सर सोसाइटी और इकोनॉमी का था, हाँ, वहाँ पे पॉलिटी का दे दिया पॉलिटी का जाता एक तो वो पॉइंट तो दे देते, वो सही भी वो होता तो सही भी भी होता, तब एलिमिनेट भी होता। एलिमिनेट हो जाता क्योंकि सोसाइटी और इकोनॉमी पूछा हुआ था। तो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, उसमें मार्क करें कि क्या-क्या पूछा है। अपने स्टेटमेंट पे कॉल लें कि हाँ, पहले स्टेटमेंट मेरा क्या कॉल है, सेकंड में क्या कॉल है, थर्ड पे क्या कॉल है। एलिमिनेट करें, देखें कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। दिस इज़ जो है दिस इज़ वेरी सिंपल बाय द वे, दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। बहुत ही सिंपल है बट प्रैक्टिस माँगता है कि हर सवाल पे आपका क्या एप्टीट्यूड है, आप किस तरह से अप्रोच करते हो एक क्वेश्चन को। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ स्किल सेट जो आपको बहुत बढ़िया से जो है इम्प्रूव करना है। राइट, नॉलेज आपने ले ली, पढ़ लिया, सर से पढ़ लिया, मुझसे पढ़ लिया, जो है बाकी टॉप एजुकेटर्स हैं आपने उनसे पढ़ लिया। बट अब जब तक आप अप्लाई करके नहीं देखोगे, राइट, यू विल नॉट नो कि हाँ, आपको सही में आता है, आप सही में स्कोर कर पाओगे नहीं। आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि यार आज पढ़ा तो सब है, कई बार रिवाइज कर लिया, बट फिर भी सवाल गलत हो रहे हैं। सवाल इसलिए गलत हो रहे हैं क्योंकि तुम कम सवाल लगा रहे हो, राइट? ज्यादा सवाल लगाओ और सवाल लगाओ और प्रैक्टिस करो, सर सवाल इसलिए लगाने मैंने की वो प्रैक्टिस करो। बात की शुरुआत ही करी थी कि सत्यम गांधी ने 12,000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस एग्जैक्टली, करा था। एग्जैक्टली, तो वो तो पूरा खेल ही बेसिकली हो जाता है। मतलब राइट। मुझे नहीं लगता सर 12,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद रिजल्ट होता है। आपकी आप सब कुछ देख चुके हो। आप बस बेसिकली सब कुछ देख चुके होगे। राइट, आप और एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को सर 12,000 वो सवाल हैं और 12,000 मतलब एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ते हो तो 12,000 नई इनसाइट्स मिलती हैं नई आपको। इनसाइट्स मिलती है। एक कई बार जो है कई बार नए फैक्ट सामने आते हैं। जैसे अब तुमने मॉडर्न पढ़ लिया, राइट? बट मे बी तुमने ये नहीं जाना कि केटी तेलांग ने कौन सी बुक लिखी हुई है, क्योंकि दैट एग्ज़ैक्टली। इज टू डीप। बट मे बी कहीं क्वेश्चन में दिख गया तो कम से कम देखा देखा लगेगा, एक नई इंसाइट मिल जाएगी, नया आइडिया मिल जाएगा। कोई चीज जो थी जो काफी ग्रे एरिया में थी, बट क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे हुआ था, तो somebody हैज रिसर्च एंड टोल्ड यू कि हाँ ऐसा होता है, तो ठीक है आपने मान लिया कि ये भी होता है, तो वो आपको और इंसाइट देगा। तो नॉलेज इन्हांस भी होगी एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर एवरी टेस्ट यू नीड टू एनालाइज कहाँ गलती हुई। अगर तुमने एनालाइज नहीं किया, तुमने नहीं पकड़ा कि हाँ मैं ये स्टेटमेंट पढ़ते हो गलतियां करता हूँ, राइट, या फिर मैं करेक्ट इनकरेक्ट मिस कर रहा हूँ, ये चीज अगर एनालाइज नहीं और खाली ये देखा कि मेरा स्कोर कितना आया, तो भी वो यूजलेस है, राइट? यू मस्ट एनालाइज, यू मस्ट अंडरस्टैंड। एंड इसमें अनअकैडमी काफी अच्छी हेल्प करता है कि हाँ वो बताता है ऑलरेडी कि हाँ इतने परसेंट इतने लोग एक्यूरेट कर रहे हैं, या आपकी गलती यहाँ पे है, या ये टॉपिक्स आपके मिस हो रहे हैं, समथिंग। तो दैट्स हाउ दैट टेस्ट सीरीज, दीस टेस्ट सीरीज एक्चुअली हेल्प यू।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल्सो एनालाइज अ टेस्ट आपने देने के बाद कि हाँ मैंने कहाँ गलती करी और वापस जाके वो चीज़ रिवाइज भी करनी है। आपको अपने वीक पॉइंट्स भी पता चलेंगे, दैट मीन्स कि उस पे आपको और फोकस करना है। मे बी आपने उस सब्जेक्ट को, मे बी कल्चर आपने मिस किया हुआ है, कल्चर नहीं पढ़ा हुआ है, राइट? दैट मीन्स टाइम है कि यहाँ जाके कल्चर पढ़ो, ठीक से पढ़ो, वो टॉपिक देखो कि क्या है। अदरवाइज़ आप बार-बार गलती करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या गलती हो रही है। तो एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मॉक देना। या सो दैट इज़ आल्सो माय साइड। तो हाँ सर, और जब अनअकैडमी पे मतलब इन पे डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी बच्चों को राइट, मिल जाती राइट। है। तो गाइस आप लोग बताइएगा इफ दिस सेशंस आर प्रूविंग अ लॉट ऑफ हेल्प टू यू, इज आप जो एनालिटिक्स के साथ हमने बताया कि ऐसे अप्रोच करो या उसको ऐसे अप्रोच ना करो, ये रिस्क मत लो, तो हम ऐसे और भी सेशंस आप लोगों के लिए लाएंगे। और अ, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक कारण है जिसके चलते अनअकैडमी एक नंबर वन चॉइस की तरह उभरा है यूपीएससी के मार्केट में। और वो कारण है वो कारण है इस प्रकार की टेस्ट सीरीज और जिस फॉर्मेट से हम आपको पूरी टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे कि मैंने बताया हम पूरा पहले थीम क्रिएट करते हैं उसकी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कितने होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट, कॉमन सेंस। और एक कारण है कि अनअकैडमी इंडिया की नंबर वन चॉइस निकल के आया एज फार एज यूपीएससी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, क्योंकि आपको अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर्स का गाइडेंस मिल जाता है। तो अगेन 23 ऑफ मार्च है आज और नए बैचेस की शुरुआत हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस की शुरुआत हो रही है। अभिषेक सर भी बैचेस में हैं, मैं भी हूँ और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भी हैं। तो इफ यू वांट टू जॉइन एन अकेडमी, आप जॉइन कर सकते हो। और अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो आप तो जॉइन करने में एक अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर के तहत आप लोगों को ना केवल 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि उसके साथ-साथ 3 मंथ का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है। ये आइडियल क्यों हो जाएगा? क्योंकि 15 महीने का सब्सक्रिप्शन हो गया। पैना मन 15 महीने का सब्सक्रिप्शन आइडियल क्यों हो गया? क्योंकि आपके प्रीलिम्स में अगले साल की 15 महीने बाकी हैं। तो 1 साल के लिए आप लेते हो तो भी आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। मतलब प्रीलिम्स तक अगले आपके सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी हो जाएगी और 20% डिस्काउंट भी। लिमिटेड टाइम ऑफर है। इफ यू वांट टू जॉइन द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऑप्शनल से लेके जीएस की कंप्लीट ऑफरिंग आपको मिल जाती है। मतलब आप अगर कोई भी सब्जेक्ट मुझसे पूछोगे, कमेंट में भी आप पूछोगे, हर लैंग्वेज में लगभग मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया के टॉप एजुकेटर ही कोई ना कोई अनअकैडमी पे उस सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहा होगा। सर एक इम्पोर्टेंट जो हमारा इनिशिएटिव है यूसीएससी, आप उसके बारे में बताएंगे सर कि यूसीएससी जो है, तो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो है 27 तारीख को 2022 को लॉन्च हो रहा है। और इसको आप एक स्कॉलरशिप टेस्ट की तरह भी देखो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को जज करने के लिए भी यहाँ पे आओ। हजारों तादाद में जब बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, आपकी उसमें रैंक निकल के आएगी तो वो बहुत ज्यादा आपको मतलब आपकी स्थिति का जायजा देगी। प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपकी स्थिति का जायजा वो आपको देगी, राइट? तो इसको, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप अटेंड कीजिए, आप काफी अमेजिंग प्राइजेस को देख सकते हो और देख सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो कंपटीशन के अगेंस्ट में। तो ये इस 27 मार्च को होने वाला है। और थैंक्स अ लॉट, आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन और वी विल कीप ब्रिंगिंग यू विद सच अमेजिंग सेशंस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन। या थैंक यू।